हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए लास्ट डेट कौन कौन सी रहने वाली इंपॉर्टेंट डेट वो डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है इससे पहले वीडियो में। आज की इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेजेस आपको फेस करने पड़ेंगे यदि आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो पूरा डिटेल्ड जो हम लोग उसको समझेंगे, कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम का स्कीम क्या क्या रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पूरी बात हम लोग करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो पर बने रहना। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कह दूं कि जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, स्टेट या सेंट्रल किसी भी लेवल का जॉब हो, हम आप तक उसके नोटिफिकेशन जो है अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर मिलेंगे। धीरे धीरे वीडियो लेक्चर जो है उसका सीरीज़ जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कंप्लीट जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग या कहें जीके जीएस, इन सब के इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एग्ज़ाम स्कीम क्या क्या रहेगा इसके लिए, इस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, तो देखो यहाँ बता दिया गया है भाई कि सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पहला प्रोसेस वही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, पीई एंड एमटी कहते हैं। उसके बाद होने वाला है मेडिकल एग्जामिनेशन, क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। अब देखो, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप पीई एंड एमटी में जाओगे। उसके बाद फिर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपका चयन जो है होना है, क्लियर। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उसको अच्छे से समझ ले। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में देखो, ऑफिशियल नोटिस के हेल्प से ही मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, क्लियर है ना। और 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स के लिए, क्लियर। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसा किया गया है इस टेबल पे आप देख सकते हो। पार्ट ए सबसे पहले होगा जिसमें आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों को मिला करके 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट देखें तो सेकंड जो पार्ट बी में रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 25 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स है ये। देखो, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अच्छी बात ये कह सकते हो कि भाई जिनका मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा वीक होता है वो यहाँ पे उनके लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ 15 क्वेश्चन बस आ रहा है आपके पास। बाकी एग्जामिनेशन में देखोगे वेटेज बहुत ज़्यादा रहते हैं मैथ्स के, है ना। तो समझ आ गया, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है 15 मार्क्स का है, बस 15 मार्क्स 50 क्वेश्चन का है। 15 क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के लिए रहेगा। इससे क्या होगा, देखो इससे आपको 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक तो मैथ्स नहीं आता उनके लिए भी फ़ायदा है भाई थोड़ा, ठीक है। और जिनको मैथ्स आता है और वो थोड़ा टाइम कंज्यूम कर देते हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ट्रिकी क्वेश्चन होता है कुछ, तो उसमें टाइम आपका निकल जाता है, वो टाइम सेविंग होगा आपका, क्लियर है ना। तो इसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। आप इसमें मतलब ये ऐसा पोस्ट निकला और इतना टाइम दिया है आपको, 90 मिनट दिया है ओवरऑल आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा, एक लास्ट पार्ट डी भी है, उसको भी समझ लो, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जहाँ पे आपको MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउज़र, इस सब की बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। 1 बाय 1 सभी के डिटेल्ड हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के लिए और आपको टाइम जो अलाउट किया जाएगा वो है 90 मिनट्स, क्लियर। यहाँ पे निगेटिव देखो, निगेटिव या माइनस मार्किंग का भी यहाँ पे रोल है। देखो भाई, निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 मतलब 25% जो है
निगेटिव 1/4 भी कह सकते हो, मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1 मार्क्स गए। क्लियर है ना। 0.25 मार्क्स निगेटिव मार्किंग रखा गया यहाँ पे। क्लियर, तो ध्यान से आपको काम करना है। ओके, क्वेश्चन के लैंग्वेज की बात करें तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो उसके 2 लैंग्वेज रहेंगे, आपको ऑप्शनल मिलेंगे, इंग्लिश या हिंदी। आप इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी सूटेबल होते हो एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में रहेगा क्वेश्चन। क्लियर हो गया ना। ठीक, चलो तो इसके डिटेल्ड टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले जो जीके और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दिया था उसमें क्या क्या चीज़ें जो है पूछी जाएंगी। तो क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, मतलब आपको सामान्य जो अवेयरनेस है उसका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं वो आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट में देखा जाए तो उसका एक्सपीरियंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ आपको क्या पूछा जाएगा यहाँ, इंडिया और जो नेबर कंट्री हैं उसके बारे में नॉलेज, साथ ही साथ स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, जनरल कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब के बिहाफ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब इतिहास, राजनीति, आपको इतिहास, राजनीति, राज्य व्यवस्था ये सब अच्छे से करके जाना है। ठीक है, खेल और इन सब से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से करके जाना है, मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे। ठीक है, और आप जीके में जितना पढ़ सकते हो उतना कम है, वैसे सब चीज़ पढ़ के जाना है आपको। रीजनिंग की बारे में बात करें तो रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है। तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। तो नॉन वर्बल टाइप जो रीजनिंग है वो ज़रूर इसमें से बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। जो एनालिटिकल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है ना, नॉन वर्बल टाइप का रीजनिंग, ठीक है, जिसमें वर्डिंग नहीं होते, कुछ फिगर्स, कुछ डायग्राम दे दिए होते हैं। ये रीजनिंग का तैयारी आप कर रहे हो तो जानते ही हो, रीजनिंग के बारे में कभी पढ़े हो तो। फिर उसके साथ साथ क्या क्या आएगा और, तो एनोलॉजीज आने वाला है। एनोलॉजी जानते हो, सादृश्यता। ठीक है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस भी आएगा। साथ ही साथ विजुअलाइजेशन और विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये सब आने वाला है। अब देख लेना जितने भी टॉपिक हैं आप अपने बुक से, जो भी रीजनिंग का बुक आप प्रीफर करते हो उसमें कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज़, नॉन वर्बल सीरीज़, ठीक है, नंबर सीरीज़, अरिथमेटिक सीरीज़, ये सब आने वाले हैं। कोडिंग, डिकोडिंग आने वाला है, क्लासिफिकेशन आने वाला है ना। तो आप देख लेना, बहुत ही सरल सरल टॉपिक है अपने बुक के अकॉर्डिंग, जो भी बुक आप रखते हो। ठीक, यदि आपको बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन से बुक हमको प्रीफर करने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं आपको बुक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिसमें कौन कौन से बुक आप इस एग्ज़ाम के लिए ले सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा, बाकी आप चूज़ कर लेना। यदि आपके पास वो बुक पहले से अवेलेबल है या नेट में या उसकी ई कॉपी अवेलेबल है तो आप परचेज़ नहीं करोगे। ठीक है, अदरवाइज़ उसको परचेज़ ज़रूर कर लेना ऑनलाइन, मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आने वाला है, टाइम एंड वर्क। इसके वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोडेड है ना, देख सकते हो। इसी तरह से और भी वीडियो जो है अपलोड करने वाले हैं हम लोग। तो टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, मेंसुरेशंस, ठीक है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है, परसेंटेज, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, और नंबर्स, इन सब से क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। और भी टॉपिक दिया है देखो, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये सब से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके लिए भी आपके पास यदि बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो उसको आप प्रीफर कर सकते हो। उसमें से टॉपिक मिलान कर लेना, उस टॉपिक को जो यहाँ पे मेंशन किया गया है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि जो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है बस खाली उतना ही नहीं पढ़ना है आपको, थोड़ा और पहले इतना तो करना ही है, एकदम फोकस्ड होकर इतना करना है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो इनसे मिलते जुलते हैं उनको भी आपको करके रखना है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ, बुक की बात कर रहा हूँ मैं इसीलिए। ठीक है, बुक में वो सब चीज़ें मिल जाती है।
नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पूरे में पूरे मार्क्स आपके आने चाहिए एकदम। बस एक बार आपको ज़रा सा इसका रिव्यू करके, रिव्यू टाइप बस पढ़ के जाना, एकदम अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि यदि आप काम करते हो, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, नॉलेज रखते हो, तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सबके हाथ में आज के समय में एक स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, जो एक एज अ कंप्यूटर वर्क करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता वैसे भी होती है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या क्या जो टॉपिक है देखो, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स। MS एक्सेल समझना, MS ऑफिस को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। MS ऑफिस के अंदर जितने भी पैकेज आते हैं उसको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, MS एक्सेल भी अच्छे से पढ़ के जाना है। सीट क्या होता है, इस सीट को एडिट कैसे कर सकते हैं, फंक्शन और फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कम्युनिकेशंस में क्या क्या आ जाता है, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सबसे पहले सेंड कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, ईमेल क्या होता है, इससे संबंध में हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इंटरनेट जो आप यूज़ करते हैं, बहुत लोग इसके बारे में जानते हो है ना। इंटरनेट के साथ साथ www जानते हो, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद आता है क्या, वेब ब्राउज़र जानते हैं ना, सभी लोग यूज़ करते हैं। जैसे क्रोम है आपके मोबाइल पे इंस्टॉल्ड रहता है, ओपेरा हो गया, ये सब वेब ब्राउज़र है। इनके बारे में अच्छे से जानना है। URL क्या होता है, HTTP क्या होता है, FTP, इनके फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, वेबसाइट कौन कौन से होते हैं, ब्लॉग्स क्या होता है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग, ये सब क्या होते हैं, इसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला पोर्शन जो है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है सभी के सभी कैंडिडेट लाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी लोगों को डिटेल्ड। अब समझते हैं आपको, अगर आप यहाँ से क्वालिफाई हो जाते हो, आपका फिर यहाँ से मेरिट बनेगा, मेरिट में आप आ जाते हो, ठीक है, तब जाके आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, PE एंड MT होगा। अब PE एंड MT जो है फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए अलग अलग होगा। तो सबसे पहले देखो फिजिकल एंड्योरेंस देखते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। फिजिकल एंड्योरेंस में क्या क्या है, आपको क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो रेस होगा 1600 मीटर का, ठीक है, और लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। ध्यान से इसको समझ लो, एज वाइज ये डिपेंड करता है, एज वाइज बता दिया गया है भाई। जिनका एज जो है 30 साल तक है उनको 1600 मीटर जो है 6 मिनट में दौड़ लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। आगे देखें तो जो लॉन्ग जंप है कम से कम आपको 14 फीट जंप करना है, क्लियर। और हाई जंप जो है, हाई जंप को देखो, वॉइस का इशू आ रहा था थोड़ा शायद, चलो अब ठीक हो गया है। अभी देखो हाई जंप में आपको क्या करना है, 3 फीट 9 इंच जो है हाई जंप आपको करना है अकॉर्डिंग टू एज। तो अपना एज क्राइटेरिया देख लेना, कौन से एज लिमिट में, कौन से एज लेवल में आप आते हो, है ना। जैसे 30 से 40 साल का जो आदमी है या जो कैंडिडेट है वो क्या कर सकता है, उसको 1600 मीटर रेस क्लियर करने के लिए 7 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप में भी 1 फीट की कटौती कर दी गई है, 13 फीट बस उसको जंप करना है। हाई जंप में देखें तो 3 फीट और 6 इंच बस क्या करना है, हाई जंप करना है। जो वो 14 ईयर से अबोव हैं, ठीक है, उनके लिए उस कैटेगरी में जो है तो 8 मिनट समय दिया जाएगा उनको 1600 मीटर रेस के लिए, और लॉन्ग जंप के लिए 12 फीट, ठीक है, और 3 फीट 3 इंच दिया जाएगा हाई जंप के लिए। तो क्लियर हो गया मेल कैंडिडेट का जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। ठीक, एज वाइज रखा गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्या होगा। तो मेल कैंडिडेट का पहले बात करें हम लोग, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें आपका हाइट जो है कम से कम 170 सेंटीमीटर होगा ही होगा, ठीक है। इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है जो हिल एरियाज़ में आते हैं। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, देख लेना, ठीक है, कौन कौन आते हैं, गोरखा, ठीक है, मराठास, और कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश वाले, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम वाले, ये सब दिया है, पूरा डिटेल आप देख लेना, ठीक है ना। क्लियर हुआ, सॉरी। और साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिला है ST कैंडिडेट को, ठीक। चलो आगे देखें, चेस्ट देखो, अभी समझ आ गया हाइट जो है, हाइट क्या है, हाइट कितना होना चाहिए, मिनिमम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए,
ठीक है, और कम से कम 4 सेंटीमीटर एक्सपांसन होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए, मतलब 81 से 85 सेंटीमीटर तक फैलाने के बाद या फुलाने के बाद आना चाहिए आपका चेस्ट जो है। क्लियर। इसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन है, देख लेना। रिलैक्सेशन जो है यहाँ दिया गया है हिल एरियाज़ के लिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर दिया है इन केस ऑफ सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में जो काम करते थे उनके अगर सन है कोई, ठीक है, तो उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। क्लियर हो गया। तो आपको समझ आया, पीई और एमटी दोनों हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। तो फिज़िकल इंड्योरेंस तो अच्छे से समझ आ गया था। मेडिकल जो यहाँ पे मेज़रमेंट जो टेस्ट है उसमें समझ लो, मेज़रमेंट में हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना ही चाहिए मिनिमम, जो रिलैक्सेशन उसको छोड़ करके, और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और एक्सपांसन जो है 4 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। क्लियर हो गया, चेस्ट में एक्सपांसन 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या मांगा गया है देख लेते हैं। तो इसमें भी 3 ही कैटेगरी है। रेस जो होगा वो 1600 मीटर का होगा, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। तीनों के एज के अकॉर्डिंग इसमें भी दिया गया अप टू 30 या 30 साल तक के लोगों के लिए। 30 साल तक का यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, तो उनको 8 मिनट में ये जो रेस है पूरा करना है 1600 मीटर। साथ ही साथ लॉन्ग जंप जो है 10 फीट लॉन्ग जंप करना है, और हाई जंप जो है 3 फीट करना ही है। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो 30 से 40 साल के बीच में जो आते हैं उनके लिए भी दिया गया है 9 मिनट में रेस कर लेना है, और 9 फीट जंप करना है, और 2.9 फीट जो है हाई जंप करना है। 40 ईयर से जो अबोव हैं उनके लिए 10 मिनट समय दिया गया है, ठीक है। लॉन्ग जंप पे 8 फीट बस जंप करना है, और 2.6 फीट जो है वो आपको क्या करना है यहाँ पे हाई जंप करना है। तो क्लियर हो गया सभी लोगों के लिए फिजिकल इंड्योरेंस फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या रहने वाला है। इतना समझने के बाद हम लोग चलते हैं फिजिकल मेजरमेंट में। फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। फिजिकल मेजरमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिजिकल मेजरमेंट में हाइट जो है देखो फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, ठीक। उसमें भी रिलैक्सेशन मिला है आपको कुछ हिल एरियाज़ के लोगों के लिए, देख सकते हो। वैसे 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट को मिला, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन जो है वो दिल्ली पुलिस में जो काम करते थे उनके डॉटर या सन को मिल रहा है। यहाँ पे डॉटर है, फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही जो है सन के लिए भी रिलैक्सेशन था है, तो दोनों के लिए अगर दिल्ली पुलिस में कोई काम कर रहे थे उनके डॉटर या सन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो उनके लिए रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं और आगे देखो समझते हैं हम लोग। उसके बाद आप दोनों जब क्वालिफाई कर जाते हो, आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी आपने क्लियर कर लिया, देन नेक्स्ट आपका फिजिकल इंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट भी आपने पास कर लिया, तब जाके आप मेडिकल में आते हो। मेडिकल में आपको क्या करना है, तो मेडिकल में 612 का आपका जो है आई विज़न होना चाहिए, 612 विदाउट ग्लास, ठीक है, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस एंड विदाउट एनी करेक्शन लाइक wearing glasses और सर्जरी ऑफ एनी काइंड टू इम्प्रूव विजुअल इक्विटी। क्लियर है, मतलब आपको 612 का जो विज़न है वो होना ही चाहिए, ठीक है ना, और कलर ब्लाइंडनेस ऐसा कोई समस्या नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पे देख लेना आप डिटेल किससे बनवाना है, वो सब चीज़ जो है कंटेंट, लोकेशन, साइज़, ये सब बता दिया गया है यहाँ पे। चलो इतना समझ आ गया। तो ये 3 प्रोसेस होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। क्लियर है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही आपको ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा, और फिर आप इस जॉब को ले सकते हैं। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दैट इज़ रिलीज्ड बाय SSC। ओके, तो हम लोगों ने देखा इसके बारे में, अच्छे से समझा, और पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आपको मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इसको और रीड कर लेना, जब ज़रूरत पड़े आप इसको खोल के पढ़ सकते हो किसी भी स्टेज में आप जा कर के, है ना। लेकिन पहले एक मोटा मोटी आप लोगों को एक हिसाब पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेजेस होने वाले हैं, वो सब आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कोशिश किया कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है बता दें।
फिर भी यदि कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो आप डिटेल नोटिफिकेशन को प्रीफर कर सकते हैं, और कोई चीज़ें जो इसमें लिखी है डिटेल नोटिफिकेशन में वही जो है मेन है, वही आपका मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से रीड कर लेना, समझ लेना और अच्छे से तैयारी में जुट जाओ। ऑल द बेस्ट सभी एस्पायरेंट्स के लिए कहूँगा, और अभी से तैयारी करते रहो। बस आपके सामने एक एम दिखना चाहिए और ये पोस्ट ले करके रहना ही है आपको। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, और साथ ही साथ इसके जो सिलेबस हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना हमेशा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।